Hello students and welcome back to the virtual class of Gyan Manjari Vidyapit Mova. Students, in the previous class we discussed the sources to study the colonial period. Colonial period जो ब्रिटिश रूल माना जाता था, राइट? तो उसको हमने ये भी देखा था कि उससे हम क्या कहेंगे, द कॉलोनियल पीरियड. व्हाई? बिकॉज द ब्रिटिशर्स यूज्ड टू कॉलोनाइज द सोसाइटीज ऑन द बेस ऑफ देयर नीड्स. उनको जब ज़रूरत होती थी तो वो अलग अलग नेशन को अटैक करके उसको ग्रैब करके उसको वो कॉलोनी में कन्वर्ट करते थे जिससे वो अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर पाए, राइट? तो इसीलिए इंडिया जब ब्रिटिश रूल के अंडर था तो उसे कॉलोनियल पीरियड कहा जाता है. तो हमने कॉलोनियल पीरियड के जो सोर्सेस है उसके बारे में डिस्कशन किया था लास्ट सेशन में. आज हम आपका अगर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक देखें तो उसका एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसे कहा जाता है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी. ट्रेड से लेकर टेरिटरी तक का सफर, राइट? द कंपनी एस्टैब्लिशेस पावर. ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में पावर एस्टैब्लिश कहा, उसके बारे में ये जो चैप्टर है जो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं. फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी यानी कि वो आए थे हमारे पास बिजनेस प्रपोजल लेकर ट्रेड के लिए और धीरे धीरे उसने पूरा टेरिटरी जो था वो एक्वायर कर लिया था, राइट? और कंपनी ने अपना पावर एस्टैब्लिश किया था, उसके बारे में ये पूरा चैप्टर हम आज स्टडी करने जा रहे हैं. सो व्हाट डू यू थिंक द टाइटल सिग्निफाइज? राइट, आपको क्या लगता है कि क्या ये टाइटल जो है, राइट, वो महत्वपूर्ण है? तो इसके बारे में आप सोचिए और आपका जो भी आंसर है राइट इट डाउन. राइट, इस टाइटल के बारे में आपका क्या सोचना है? अगेन आई एम स्पीकिंग द टाइटल, द कंपनी एस्टैब्लिशेस पावर. द मेन टाइटल इज फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी यानी कि बिजनेस से लेकर शासन तक. फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी एस्टैब्लिशेस पावर. कंपनी ने अपना पावर एस्टैब्लिश किया यानी कि वो पावर में आए, उसका रूलिंग आया, राइट? उसका शासन आया. तो ये टाइटल आपको कैसा लगता है, इसके बारे में आपका क्या सोचना है? 4 से 5 लाइन में लिखिए और आपको ये मुझे भेजना है. एंड इसका कोई आंसर आपको कहीं से ढूंढने की जरूरत नहीं. आपको क्या लगता है, राइट? यू आर सपोज टू राइट इन योर ओन थॉट्स, राइट? आपके खुद के वर्ड्स में लिखना है. ओके, सो ये आप मुझे भेजेंगे. हम सब जानते हैं कि उस समय तक बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज जो थे, राइट, वो भारत में ट्रेड करने के लिए आए थे. कॉलोनियल पीरियड में इंडिया के अंदर जो प्रोडक्ट्स थे जो काफ़ी पॉपुलर थे, तो उन सारे प्रोडक्ट्स को ट्रेड करने के लिए बहुत सारे यूरोपियन लोग हमारे देश में आए थे. लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द रीजंस फॉर दिस एंड द अराइवल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया. तो इसका जो रीज़न है, राइट, क्यों आए वो लोग, हमारे ट्रेड के लिए क्यों आए, तो ये सारे जो रीज़न हैं उन सबके आंसर, उसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में क्यों आई, कैसे आई, ये भी हम आज के सेशन में समझने वाले हैं, राइट? सो द फर्स्ट थिंग दैट कम ओवर हियर इज व्हाई डिड द यूरोपियंस कम टू इंडिया. यूरोपियंस इंडिया में क्यों आए थे, ये हम सबसे पहले समझने वाले हैं. सो अगर आपके पास एनसीटी बुक है सो उसके अंदर आप पेज नंबर 10 देख सकते हो, राइट, कि जिसमें इंडिया, इंग्लैंड से लेकर इंडिया का रूट आपको देखने को मिलेगा, राइट? सो व्हाई डू यू थिंक पीपल फ्रॉम यूरोप विच इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम इंडिया केम हियर? व्हाट माइट बी सम ऑफ द रीजन. अगर आप मैप देखोगे तो आप इजीली समझ पाओगे. अगर मैप नहीं देख सकते तो यू कैन सर्च द रूट फ्रॉम यूरोप टू इंडिया इन द कॉलोनियल पीरियड. तो गूगल पे आप सर्च करोगे तो भी आपको उसका मैप दिखाई देगा. तो वो मैप देखोगे तब आपको पता चलेगा कि रास्ता बहुत ही लंबा था, बहुत ही दूर था. तो व्हाई डू यू थिंक पीपल फ्रॉम यूरोप विच इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम इंडिया केम हियर? आपको क्या लगता है कि यूरोप जो इंडिया से बहुत ही दूर है, तो वहाँ से लोग इंडिया में क्यों आए? व्हाट माइट बी सम ऑफ द रीजन, राइट? उसके कुछ रीजन क्या हो सकते हैं, राइट? तो अगेन आप रूट को देखोगे, राइट, और आपने अगर ये देख लिया तो आप समझ जाओगे कि ये बहुत ही दूर था. तो सबसे पहले अगेन आपको यही क्वेश्चन का आंसर देना है कि क्यों आए थे, व्हाई डिड यूरोपियंस केम टू इंडिया. अगर आप कंसेप्ट टाइम 4 रीड करोगे एसबी 6 में, राइट, तो भी आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे कि व्हाई डिड द यूरोपियंस केम टू इंडिया, यूरोपियंस हमारे देश में क्यों आए थे. तो उसके कुछ रीज़न यहाँ पे है.
The Europeans came to India to trade goods such as cotton, silk and spices which were in great demand in Europe. हमारे देश का कॉटन, हमारे देश का सिल्क और हमारे देश के मसाले, उसकी यूरोप में बहुत ही डिमांड थी। तो उसके ट्रेड के लिए, उसके बिजनेस के लिए, उसको खरीदने के लिए यूरोपियंस इंडिया में आए थे। सो व्हाट वर द कंडीशंस इन इंडिया व्हेन द यूरोपियंस अराइव्ड? लेट अस फाइंड आउट। तो इंडिया की कंडीशन कैसी थी, राइट? क्या हालात थे हमारे देश के जब यूरोपियन हमारे देश में आए थे? तो ये हमें ढूंढना है। एंड artistic representation of Vasco da Gama, the first European to arrive in India. The person who found the proper route from England to India is Vasco da Gama. Right? तो किसी ने उसका आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन बनाया है, उसका एक पिक्चर बनाया है, ये उसका आर्टिस्टिक पिक्चर है, जो सबसे पहला यूरोपियन था जो हमारे देश में आया था। राइट? सो व्हाट वाज द कनेक्शन बिटवीन द मुगल्स एंड द राइज ऑफ द ब्रिटिश? मुगल्स और ब्रिटिश के राइज के अंदर कनेक्शन क्या थे, ये आपको देखना है। राइट? तो अगर आप यहाँ पे देखें तो इंडिया के अंदर आपको देखने को मिलेंगे अलग अलग शासन, सिख, जाट, अवध, बंगाल, मराठास, हैदराबाद। You can see the different dynasties over here, right? So Aurangzeb was the last of the powerful Mughal rulers. मुगल जो रूलर्स थे उसमें सबसे पावरफुल जो रूलर्स थे उसमें लास्ट पावरफुल रूलर था औरंगजेब। After his death in 1707, the Mughal kingdom disintegrated and a number of independent kingdoms emerged as shown in this map. तो 1707 में जब औरंगजेब की डेथ हो गई, उसका मृत्यु हो गया, तो उसकी मृत्यु के बाद बहुत सारे अलग अलग इंडिपेंडेंट किंगडम बन गए, राइट? और मुगल किंगडम जो था वो डिसइंटीग्रेट यानी कि वो पूरा बिखर गया था और अलग अलग कुछ डायनेस्टीज बन गए थे, अलग अलग कुछ किंगडम बन गए थे, जैसे कि सिख, जाट, अवध, बंगाल, मराठास और हैदराबाद। राइट? ऐसे अलग अलग किंगडम बन चुके थे। सो द डिक्लाइन ऑफ द मुगल्स क्रिएटेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर द ब्रिटिश टू एस्टेब्लिश देयर कंट्रोल ओवर इंडिया। मुगल सल्तनत जो थी, राइट, उसका डिक्लाइन हुआ, यानी कि जैसे ही वो बिखर गई तो उसके बिखरने के बाद ही ब्रिटिश लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन गई थी कि वो अपना कंट्रोल इंडिया के ऊपर एस्टैब्लिश कर सकें। राइट? सो अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो आप पेज नंबर 10 एंड 11 एनसीईआरटी बुक में स्टडी करेंगे। राइट? अगर नहीं है, there is not an issue, there is no need, because the same concept I am going to discuss with you guys in the next live session. राइट? नेक्स्ट लाइव सेशन होगा तब ये टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। राइट? तो अगर हम बात करें तो द पीपल फ्रॉम द डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज ट्रेडिंग विथ इंडिया, राइट, कुछ अलग अलग जो लोग थे यूरोपियन कंट्रीज के जो हमारे साथ डील कर रहे थे, वो कौन कौन से थे? तो पोर्टुगल से पोर्टुगीज, फिर डच नेदरलैंड से, उसके बाद फ्रांस से फ्रेंच और इंग्लैंड से इंग्लिश। ये चार अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज जो थी उसके सिटीजन हमारे साथ ट्रेडिंग कर रहे थे उस समय पे। राइट? सो द रिसोर्सेज दैट द यूरोपियंस वर इंटरेस्टेड टू बाय इन इंडिया, कौन कौन से रिसोर्सेज यूरोपियंस हमारे देश में से बाय करना चाहते थे? सो दे वर द कॉटन, सिल्क, पेपर, क्लोव्स, कार्डमम एंड सिनेमन। यानी कॉटन सबको पता है, सिल्क भी सबको पता है, पेपर यानी कि जिसे हम मरी कहते हैं, क्लोव्स यानी कि जिसे हम लौंग कहते हैं, कार्डमम जिसे हम इलायची कहते हैं और सिनेमन जिसे हम तज कहते हैं। राइट? तो ये सारे मसाले जो है वो ट्रेड करने के लिए यूरोपियंस बहुत ही इंटरेस्टेड थे। सो व्हाट डिड द यूरोपियन कंपनीज डू टू एलिमिनेट द राइवल कॉम्पिटिटर्स? राइवल कॉम्पिटिटर्स को एलिमिनेट करने के लिए यूरोपियन कंट्रीज क्या करते थे? यूरोपियन कंपनीज जो थी वो क्या करती थी? इन ऑर्डर टू एलिमिनेट द राइवल कॉम्पिटिटर्स, राइवल यानी कि दुश्मन, यानी कि सामने जो प्रतिस्पर्धी है वो, तो अपने प्रतिस्पर्धी जो कॉम्पिटिटर्स है उसको एलिमिनेट करने के लिए, यानी कि उसको अपने रास्ते से हटाने के लिए, द यूरोपियन कंपनीज सैंक ईच अदर शिप्स, एक दूसरे की शिप्स को अंदर डुबो देते थे। राइट? सैंक यानी कि डुबा देना, तो उसको डुबो देते थे। उसके बाद ब्लॉकेडेड रूट्स को ब्लॉक कर देते थे एंड प्रिवेंटेड राइवल शिप्स फ्रॉम मूविंग विद सप्लाईज ऑफ गुड्स, और राइवल शिप जो थी यानी कि प्रतिस्पर्धी की जो शिप थी उसको गुड्स के सप्लाईज के साथ मूव करने से वो रोकते थे, यानी कि वो आगे ना बढ़ पाए, जिसकी वजह से मैं अपनी शिप आगे ले जाऊँ और अपना स्टॉक बेच सकूँ। सो यू कैन सी द टेंडेंसी ऑफ द यूरोपियंस ऑफ दैट टाइम। सो अगर आप
ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट, ये कंसेप्ट टाइम 4 जो है SB7 के अंदर, राइट, इसको आपको रीड करना है, कंसेप्ट टाइम 4 ऑन द SB7, राइट, और उसको रीड करने के बाद अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द ऑर्डर दे अकर, और ये जो इवेंट्स है वो कौन से ऑर्डर में अकर हुई थी ये आपको बताना है, और यही आपका होमवर्क रहेगा। ऑल द इवेंट्स में उसका ट्रांसलेट करके आपको बता देता हूँ। ऑल द यूरोपियन कंपनीज वर ट्रेडिंग द सेम गुड्स सच एज कॉटन, सिल्क एंड स्पाइसेस। सारे यूरोपियन कंट्रीज जो थे वो सेम गुड्स में डील करते थे, जैसे कि कॉटन, सिल्क और मसाले। वास्को डी गामा, अ पोर्टुगीज एक्सप्लोरर, डिस्कवर्ड सी रूट टू इंडिया। वास्को डी गामा एक पोर्टुगीज एक्सप्लोरर जो है उसने इंडिया का सी रूट फाइंड आउट किया था। इन ऑर्डर टू एलिमिनेट कंपटीशन दे सैंक ईच अदर शिप्स एंड फॉर बैटल्स। एक दूसरे के शिप्स को, एक दूसरे के कंपटीशन को एलिमिनेट करने के लिए वो एक दूसरे के शिप को डुबो देते थे और युद्ध भी लड़ते थे। एंड ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड चार्टर फ्रॉम क्वीन ऑफ इंग्लैंड टू ट्रेड विद द ईस्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक चार्टर को एक्वायर किया था, कौन, कहाँ से? क्वीन ऑफ इंग्लैंड से, जिसकी वजह से वो ईस्ट में ट्रेड कर सके। तो ये 4 अलग अलग इवेंट है, तो इसको आपको कब कौन सी घटना बनी उसके हिसाब से, यानी कि पहली घटना से लेकर चौथी घटना तक, फर्स्ट इवेंट से लेकर लास्ट इवेंट तक उसको अरेंज करना है, एंड ओनली दैट इज गोइंग टू बी योर होमवर्क। और ये होमवर्क आप कहाँ से करोगे? आप कंसेप्ट टाइम 4 अपनी SB7 में रीड करोगे और उसको रीड करने के बाद इसका आंसर करोगे, राइट। सो बच्चों, आज के सेशन में बस इतना ही था। कंसेप्ट टाइम रीड करके जरूर से आंसर करिएगा, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। I'll see you in the next session with the new topic. Till then, it is time to say goodbye. Right. So goodbye. Take care. Have a nice time. Stay home. Stay safe. And yes, don't forget to share your homework. Thank you.